पुलिस अधिकारी अर्जुन मोहन भार्गव और आर्यन देव अच्छे दोस्त हैं। ड्यूटी के तहत अर्जुन और उसके दोस्त कश्मीर जैसी जगहों पर कई ऑपरेशन करते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक आर्यन देव की हत्या हो जाती है। अर्जुन को आर्यन की हत्या के मामले की जांच करने का काम सौंपा गया है। आर्यन देव की हत्या किसने की, ये जानने के बाद अर्जुन एक सड़क दुर्घटना में हो जाता है और अतीत को भूल जाता है। 2009 में बनी अमेरिकी 5-6 काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका लेखन व निर्देशन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और इसमें सैम वर्थिंगटन, ज़ोई साल्डाना, स्टीफन लैंग, मिशेल रोड्रिगस, जोएल डेविड मूर, जियोवानी रिबिसी व सिगोर्नी वीवर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 22वीं सदी में रची गई है जब मानव एक बेहद महत्वपूर्ण खनिज अनोब्टेनियम को पांडोरा पर खोद रहे होते हैं, जो एक बड़े गैस वाले ग्रह का रहने लायक चंद्रमा है और अल्फा सेंटारी अंतरिक्ष गगा में स्थित है। 7, 8, 9 इस खनन कॉलोनी का बढ़ना पांडोरा की प्रजातियों व कबीलों के लिए खतरा बन जाता है। पांडोरा की प्रजाति नाहवी, जो मानवों के समान प्रजाति है, इसका विरोध करती है। फिल्म का शीर्षक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित नाहवी शरीरों से जुड़ा है, जिन्हें मानव अपने मस्तिष्क से नियंत्रित कर सकते हैं ताकि पांडोरा के निवासियों से संवाद साध सके। 1994 में शुरू हुआ जब कैमरून ने 80 पन्नों की कहानी फिल्म के लिए लिखी। 10 इसका चित्रीकरण कैमरून की 1997 की फिल्म टाइटैनिक के पूर्ण होने पर शुरू होना था व 1999 में रिलीज किया जाना था। 11 परंतु कैमरून के अनुसार उस वक्त उनकी कल्पना को चित्रित करने के लायक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। 12 अवतार में नाहवी की भाषा पर कार्य 2005 की गर्मियों में शुरू हुआ और कैमरून ने कथानक का व एक काल्पनिक ब्रह्मांड का विकास 2006 की शुरुआत में शुरू किया। 13-14 फिल्म का अधिकृत बजट $237 मिलियन था। बाकी कार्य मिलाकर इसकी लागत $280 मिलियन से $310 मिलियन निर्माण में व $150 मिलियन प्रचार के लिए लग गई। 15-16 फिल्म का चित्रीकरण बेहद नई व उत्तीर्ण मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके किया गया व इसे आम प्रिंट के साथ 3D में भी रिलीज किया गया। साथ ही इसका 4D प्रिंट दक्षिण कोरिया के कुछ सिनेमा 10 दिसंबर 2009 को हुआ व इसे 16 दिसंबर को विश्व भर में और 18 दिसंबर को अमेरिका व कनाडा में बेहद सकारात्मक समीक्षाओं 18-19 के साथ रिलीज किया गया। यह एक बेहद बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई। 20, 21, 22 फिल्म ने रिलीज के पश्चात कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उत्तरी अमेरिका व विश्व भर की अब तक की सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म बन गई। इसने टाइटैनिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जिसे उसने पिछली 12 वर्षों तक पकड़े रखा था। 23 ये पहली फिल्म है जिसने $2 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। 24 अवतार को 9 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 25 जिनमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल हैं। इसने 3 श्रेणियों में जीत हासिल की जिनमें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन शामिल है। फिल्म की मीडिया पर रिलीज ने कई बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए व सर्वाधिक बिक्री वाली ब्लू रे बन गई। फिल्म की सफलता के बाद कैमरून ने 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ इस श्रेणी के 4 भाग बनाने का समझौता कर लिया। 2154 तक मनुष्यों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को कम किया है, जिससे एक गंभीर ऊर्जा संकट हो रहा है। संसाधन विकास लघु अवधि के लिए RDA एक बहुमूल्य खनिज अनोबेटियम पेंड्रा पर एक घनी जंगली वन्यजीव चंद्रमा अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में विशाल वायुग्रह पोलीफीमस की परिक्रमा करता है।
पांड्रा, जिसका वातावरण मनुष्यों के लिए जहरीला है। नावी की 10 फुट लंबा, 3.0 मीटर नीली चमड़ी। कुशल मानवों का निवास है, जो प्रकृति के अनुरूप रहते हैं और ईव नामक एक माँ की देवी की पूजा करते हैं। पता लगाने के लिए वैज्ञानिक नई मानव संकरों को अवतार कहते हैं, जो आनुवंशिक रूप से मिलान वाले मनुष्यों द्वारा संचालित होते हैं। जैक सुली, एक पैरापेलिकिक मैरीन, एक के ऑपरेटर के रूप में अपने मृतक एक जैसे जुड़वा भाई को बदल देता है। अवतार कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर ग्रेस अगस्टाइन जैक को एक अपर्याप्त प्रतिस्थापन मानती है, लेकिन अंगरक्षक के रूप में अपना काम स्वीकार करती है। जैक के अवतार को एक थेनेटर द्वारा हमला किया जाता है और वो जंगल में चले जाते हैं, जहां उन्हें नैथ्री, एक महिला नावी द्वारा बचाया जाता है। अनुग्रह और साथ ही वैज्ञानिक डॉक्टर नॉम स्पाइलमैन के अवतारों की रक्षा करते हुए जैक के अवतार पर हमला किया जाता है। एक शुभ संकेत का साक्षी करते हुए वो उसे अपने कबीले में ले जाता है, जहां नेतिरी की मां मोद, कबीले के आध्यात्मिक नेता, अपनी बेटी को जैक को अपने समाज में शुरू करने का आदेश देते हैं। रिच ने जैक का वादा किया कि अगर वह नामी और कबीले के इकट्ठा करने की जगह होमिथ्री नामक एक विशाल पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी तो कंपनी अपने पैरों को पुनर्स्थापित करेगी। इसके आधार पर इस क्षेत्र में अनोबेटियम की सबसे अमीर जमा जब ग्रेस इसे सीखता है, वो अपने आप को स्थानांतरित करता है। जैक और एक चौकी के लिए नॉम निम्नलिखित 3 महीनों में जैक मूल निवासी के साथ सहानुभूति से बढ़ता है। जैक को जनजाति में शुरू होने के बाद वो और नेयट्री एक दूसरे को मित्र के रूप में चुनते हैं, और जल्द ही बाद में जैक ने एक बुलडोजर को अक्षम करने का प्रयास किया जब वह पवित्र नावी साइट को नष्ट करने की धमकी देते थे। जब क्वाच ब्लेडोजर पर व्यवस्थापक पाकर सेल्फ्रिज के लिए जैक के हमले की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, और दूसरा जिसमें जैक मानते हैं कि नामी कभी भी होम ट्री सेल्फ्रिज ऑर्डर होम ट्री को नष्ट नहीं कर देगा। ग्रेस के तर्क के बावजूद कि होम ट्री को नष्ट करने से पेंड्रा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, सेल्फ्रिज ने जैक और ग्रेस को 1 घंटा दिया ताकि हमला शुरू करने से पहले नावी को खाली करने के लिए समझा जा सके। नाई को चेतावनी देने की कोशिश करते हुए जैक ने एक जासूस माना और नामी उसे लेकर और ग्रेस कैप्टिव इसे देखकर क्वीचिट के लोगों ने हेमिथ्री को नष्ट कर दिया। नेतिरी के पिता, कबीले के प्रमुख और कई अन्य लोगों की हत्या मोआ जैक और ग्रेस को मुक्त करता है, लेकिन वे अपने अवतारों से अलग हो जाते हैं और क्वाच की सेनाओं द्वारा कैद कर देते हैं। पायलट ट्रूडी चाकोन क्विच की क्रूरता से घृणा करती है, उन्हें ग्रेस की चौकी पर ले जाती है, लेकिन बचने के दौरान क्वाच ने उन पर आग लगा दी, अनुग्रह मार दिया। नावी के विश्वास को पुनः हासिल करने के लिए जैक अपने दिमाग को टोरुक के साथ जोड़ता है। नाइवी ने एक ड्रैगन की तरह शिकारी को डर और सम्मान दिया। जैक शरणार्थियों को पवित्र पौधों की आत्माओं में ढूंढता है और ग्रेस को भरने के लिए मोआब के साथ विनती करता है। कुरान अपने मानव शरीर से अनुग्रह को अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले वो मर जाती है। के अनुवादक के रूप में काम करने वाले नए प्रमुख हताती द्वारा समर्थित जैक कबीले को एकजुट करने के लिए बोलता है और उन्हें सभी कुलों को आरटीए के खिलाफ लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए कहता है। आसन सभा को देखकर क्वाच ने आत्माओं के वृक्ष के खिलाफ एक पूर्व हड़ताल का आयोजन किया, विश्वास करते हुए कि इसका विनाश मूल निवासी होगा। युद्ध की पूर्व संध्या पर जैक नॉर्वे की ओर से मध्यस्थता करने के लिए
वृक्षों के लिए एक तंत्रिका कनेक्शन के माध्यम से इवा को प्रार्थना करता है। रात की लड़ाई के दौरान नामिको, असुटे और ट्रूडी सहित भारी मारे गए, लेकिन जब पांडोरन वन्यजीव अप्रत्याशित रूप से हमले में शामिल हो जाते हैं और मनुष्यों को डूबता है तो उन्हें बचाया जाता है, जो नेएट्री जैक की प्रार्थना के लिए इवा के उत्तर के रूप में व्याख्या करते हैं। जैक आत्मा के पेड़ तक पहुंचने से पहले एक अस्थायी बमवर्षक को नष्ट कर देता है। क्वाड अपने स्वयं के क्षतिग्रस्त विमान से बचकर एएमपी सूट पहनती है और जैक के मानव शरीर वाले अवतार लिंक इकाई को खोलता है, जो इसे पेंड्रा के जहरीले वातावरण में उजागर करती है। क्वाड जैक के अवतार के गले को भुनाने की तैयारी करता है, लेकिन नेएटिरी क्वारिज को मारता है और जैक को घुटन से बचाता है। नॉम, मैक्स, एक और वैज्ञानिक और कुछ अन्य लोगों के अपवादों के साथ सभी मनुष्यों को पेंड्रा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जिसके बाद जैक स्थायी रूप से अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित कर दिया गया। जैक सुली के रूप में एक विकलांग पूर्व मरीन जो अपने जुड़वा भाई की हत्या के बाद अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है। उनकी सेना की पृष्ठभूमि नावी के योद्धाओं से संबंधित है। कैमरून ने युवा कलाकारों का वादा करने के लिए दुनिया भर में खोज के बाद ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को शामिल किया। बजट को रखने के लिए रिश्तेदार अज्ञात को पसंद किया। वर्थिंगटन, जो उस समय अपनी कार में रह रहे थे, अवतार के विकासी शुरुआत में 2 बार का आयोजन किया और उन्होंने संभव सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किया। कैमरून का मानना था कि क्योंकि वर्थिंगटन ने एक भी बड़ी फिल्म नहीं की थी, तो वो एक गुणवत्ता जो वास्तव में असली है चरित्र देगी। कैमरून ने कहा कि उस व्यक्ति की गुणवत्ता है जिसे आप बिया के साथ रखना चाहते हैं, और अंत में वो एक नेता बन जाता है जो विश्व को बदल देता है। कर्नल माइल्स क्वारिज के रूप खनन संचालन के सुरक्षा विवरण के प्रमुख, अपने सैनिक संहिता के प्रति वफादार। पंडोरा के निवासियों के लिए उनकी गहरी उपेक्षा है, जो उनके कार्यों और उनकी भाषा दोनों में स्पष्ट है। लैंग ने कैमरून के एलियंस 1986 में भूमिका के लिए असीमित ऑडिशन किया था, लेकिन निर्देशक ने लैंग को याद किया और उसे अवतार के लिए खोजा। माइकल बियन, जो एलियंस में थे, स्क्रिप्ट पढ़ी और कैमरून के साथ 3D दृश्यों में से कुछ देखा, लेकिन अंत में भूमिका में डाली नहीं गई थी। डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटन के रूप में एक एक्सबायोलॉजिस्ट और अवतार कार्यक्रम के प्रमुख, वह भी सुली के संरक्षक और नाहवी के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के एक अधिवक्ता है, जिन्होंने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। ट्रूडी चाकोन के रूप में एक युद्ध पायलट जो अवतार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए निर्दिष्ट है, जो नाहवी के प्रति सहानुभूति है। कैमरून गल्फाइट में उसे देखकर रोड्रिगस के साथ काम करना चाहते थे। भारतीय खनन संचालन के लिए कोऑपरेट प्रशासक पाका सेल्फ्रिज के रूप में, हालांकि वो कंपनी की निचली रेखा को संरक्षित करने के लिए नामी सभ्यता को नष्ट करने के लिए पहले से तैयार है, लेकिन वो नाहवी पर हमले को अधिकृत करने और उसकी छवि को दागने के लिए अनिच्छुक है। ऐसा करने से केवल क्वारिज उसे समझाते हैं कि यह आवश्यक है, और हमले मानवीय हो जाएगा जब हमलों को आधार पर प्रसारित किया जाता है, तो सेल्फ्रिज हिंसा पर असुविधा दिखाता है। एक एक्सोनोथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉम स्पाइलमैन के रूप में, जो अवतार कार्यक्रम के भाग के रूप में पौधे और पशु जीवन का अध्ययन करते हैं, वो पेंड्रा पर उसी समय सुली के रूप में आते हैं और एक अवतार संचालित करते हैं। यद्यपि वो नाहवी के साथ राजनयिक संपर्क का नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहे हैं, ये पता चला है कि जैक के व्यक्तित्व को मूल निवासी सम्मान के लिए अनुकूल है। डॉक्टर मैक्स पटेल
जो एक अवतार कार्यक्रम में काम करता है और आरडीए के खिलाफ जैक के विद्रोह को समर्थन देने वाले वैज्ञानिक हैं। नेत्री के रूप में ओमा टिकाया की नेता सामंथा रूथ प्रभु अब यशोदा में फिर से दमदार अंदाज में दिखाई देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फिल्म से एक्ट्रेस का नया लुक भी सामने आ चुका है। फिल्मों की जानी मानी अदाकारा सामंथा रूथ प्रभु अपने लंबे फिल्मी करियर में हर तरह की भूमिका को बखूबी पर्दे पर उतार चुकी हैं। उन्होंने अपने हर किरदार ने दुनिया भर के दर्शकों का खूब दिल जीता है। ऐसे में जहां एक और फैंस उन्हें हमेशा ही पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, वहीं सामंथा को लगातार कई प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स भी मिल रहे हैं। पुष्पा और वेब सीरीज द फैमिली मैन में अपनी अलग अलग अंदाज से दर्शकों के होश उड़ाने के बाद अब सामंथा अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म यशोदा का पोस्टर जारी कर दिया है। सामंथा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वह काफी गंभीर लुक में दिखाई दे रही है। पोस्टर में दिखाई दे रहे लुक में उन्होंने एक सादी टी शर्ट पहनी हुई है, साथ ही वो एक हुडी पहने भी दिख रही है। एक्ट्रेस के चेहरे पर कुछ चोटों के निशान भी दिखाई दे रही हैं। वो महिलाओं की भारी भीड़ के बीच खड़ी हैं। पोस्टर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने टीजर ड्रॉप की तारीख और समय का खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि टीजर 9 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। निर्देशक जोड़ी हरी हरीश द्वारा निर्देशित यशोदा एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें सामंथा को उन्नी मुकुंदन और वरलक्ष्मी सरथकुमार के साथ मुख्य भूमिका में देखा जाएगा। अब फिल्म के पोस्टर ने काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। फिलहाल तो इसके टीजर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सामंथा के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो सामंथा के पास यशोदा के अलावा शाकुंतलम, खुशी और गढ़ ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जो पाकिस्तान में हुए भारत के रॉ मिशन के बारे में है। रॉ फील्ड ऑपरेटिव अमनदीप सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में जांच करने के लिए एक अंडरकवर मिशन पर पाकिस्तान जाते हैं और इस मिशन का नाम मिशन मजनू रखा जाता है। पाकिस्तान में अमनदीप को नसरीन रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है, जो कि अंधी होती है। दोनों की शादी होने बाद वो अपना व्यक्तिगत जीवन संतुलित करते हुए पाकिस्तान की न्यूक्लियर शक्ति का पता लगाता है। देश से बढ़कर अमनदीप के लिए कुछ भी नहीं होता है। क्या वो इस मिशन को पूरा कर पाएगा या पकड़ा जाएगा? यही इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। फिल्म शुरू होती है करोड़ों की नकदी लेकर जा रही एक वैन से, जहां मुंबई के बाहरी इलाके में रात में बारिश हो रही होती है। एक दूसरे से अनजान 3 आवारा गिरोह शिकार पर जाते हैं। दुर्भाग्य से उन सभी की एक ही प्लान है और यहाँ हर आदमी अपने लिए है। सभी कुत्ते एक हड्डी के पीछे पड़े रहते हैं। क्या ये कुत्ते हड्डी काटेंगे या पैसे के लालच में हार जाएंगे? यही इस फिल्म की कहानी का प्लॉट है। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में बॉबी देओल विलेन का किरदार करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ना भूले। इंडस्ट्री में काफी समय हो गया है और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनकी कुछ ही फिल्मों को याद किया जाता है। बॉबी देओल अब ज्यादा फिल्मों में नजर भी नहीं आते हैं। उन्होंने डायरेक्टर प्रकाश झा के साथ वेब सीरीज आश्रम की है, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया है। इस वेब सीरीज के 3 सीजन और बॉबी देओल के किरदार निराला बाबा को लोगों ने खूब पसंद किया है। अब खबर आ रही है कि बॉबी देओल ने साउथ इंडस्ट्री की फिल्म को साइन किया है और इसमें एक्टिंग करते नजर आए। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल एक कार से उतरते हुए नजर आते हैं और एक बिल्डिंग में जाते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि बॉबी देओल ने पवन कल्याण की पैन इंडिया फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू की कास्ट को ज्वाइन किया है। फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू में पवन कल्याण लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी क्रिश के कंधों पर है। ये फिल्म साल 2023 में बताया जा रहा है कि पवन कल्याण की फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू में बॉबी देओल विलेन के किरदार में नजर आएंगे। पहले इस रोल को अर्जुन रामपाल को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके पास समय न होने के चलते वो इस रोल नहीं कर पाए। अब फिल्म में बॉबी देओल विलेन औरंगजेब का किरदार निभाएंगे। सोनल चौहान इस समय नागार्जुन की फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार है। फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। इस बार एक्ट्रेस अपनी अगली फिल्म के लिए खास तैयारी भी कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ना भूले। सोनल चौहान ने अपनी एक्टिंग का जादू हिंदी और साउथ सिनेमा दोनों में ही खूब देखने को मिला। हालांकि उन्हें साउथ फिल्मों में खासतौर पर पसंद किया है। अब एक बार फिर से सोनल साउथ में ही धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्हें जल्द ही सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जाने वाला है। सोनल इस समय नागार्जुन के साथ द घोस्ट टाइटल से बन रही फिल्म को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म से एक्ट्रेस एक इंटरपोल अधिकारी के रूप में दर्शकों को लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में सोनल एक सख्त पुलिस वाली प्रिया की भूमिका में दिखेंगी। इस किरदार में खुद को ढालने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। फिल्म में एक्शन सीन्स के लिए सोनल को खास ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। इसके अलावा अभिनेत्री स्टंट के लिए अपनी फिटनेस पर भी काम कर रही है। सूत्रों का दावा है कि सोनल को अपनी तैयारी के दौरान चोटें भी आईं। हालांकि इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा रहा है। सोनल की ट्रेनिंग का एक वीडियो अब सामने आया है और प्रशंसकों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर रहा है। देखिए, द घोस्ट अपनी घोषणा के बाद से अब तक की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। सोनल चौहान अपने करियर में पहली बार नागार्जुन के साथ नजर आएंगी और ट्रेलर में दोनों की झलक ने पहले ही प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। सुपरस्टार थलापति विजय काफी लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से पर्सनली ब्रेक ले लिया था। उनकी टीम उनकी प्रोजेक्ट पर अपडेट और पोस्टर पोस्ट करती थी। उनके फैंस विजय को सोशल मीडिया पर उनकी खुद की लिखी पोस्ट देखने के लिए बेताब थे। फॉलोअर्स उनसे सोशल मीडिया पर वापसी की रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। वहीं अब जाकर साउथ सुपरस्टार ने फैंस को रिप्लाई किया है। थलापति ने अपनी अपकमिंग फिल्म वरिजू के ऑडियो लॉन्चिंग के मौके पर सेल्फी वीडियो के साथ ट्विटर पर वापसी की है। पिक्स के साथ देखे एक्टर के प्रति फैंस की दीवानगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ना भूले। थलापति ने सोशल मीडिया पर की वापसी अपकमिंग फिल्म वरिजू के ऑडियो लॉन्च में पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट के दौरान एक्टर ने सेल्फी क्लिक की थी। वहीं वारिसू एक्टर ने ट्विटर पर तस्वीर के बजाय एक सेल्फी वीडियो का ऑप्शन चुना था, जहां वो खचाखच भरे स्टेडियम में अपने लाखों फैंस के साथ रूबरू हुए थे। फैंस के लिए ये सबसे उत्साह की बात थी कि विजय खुद फ्रेम में मौजूद थे। बता दें कि एक्टर लंबे समय से सोशल मीडिया से गायब है। वे केवल अपने प्रोजेक्ट से तस्वीरें और वीडियो ही पोस्ट कर रहे थे। वारिसू इमोशनल स्टोरी पर बेस्ड कमर्शियल फिल्म है। वारिसू में थलापति विजय और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है। इसमें प्रभु, सर्थ कुमार, श्याम, एस.जे. सूर्या, प्रकाश राज, श्रीकांत, आनंद राज, संगीता और खुशबू सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। 2009 में बनी अमेरिकी 5-6
काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका लेखन व निर्देशन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और इसमें सैम वर्थिंगटन, ज़ोई साल्डाना, स्टीफन लैंग, मिशेल रोड्रिगस, जोएल डेविड मूर, जियोवानी रिबिसी व सिगोर्नी वीवर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 22वीं सदी में रची गई है जब मानव एक बेहद महत्वपूर्ण खनिज अनोबटेनियम को पांडोरा पर खोद रहे होते हैं, जो एक बड़े गैस वाले ग्रह का रहने लायक चंद्रमा है और अल्फा सेंटारी अंतरिक्ष गगन में स्थित है। 7, 8, 9 इस खनन कॉलोनी का बढ़ना पांडोरा की प्रजातियों व कबीलों के लिए खतरा बन जाता है। पांडोरा की प्रजाति नाहवी, जो मानवों के समान प्रजाति है, इसका विरोध करती है। फिल्म का शीर्षक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित नाहवी शरीरों से जुड़ा है, जिन्हें मानव अपने मस्तिष्क से नियंत्रित कर सकते हैं ताकि पांडोरा के निवासियों से संवाद साध सके। 1994 में शुरू हुआ जब कैमरून ने 80 पन्नों की कहानी फिल्म के लिए लिखी। 10 इसका चित्रीकरण कैमरून की 1997 की फिल्म टाइटैनिक के पूर्ण होने पर शुरू होना था व 1999 में रिलीज किया जाना था। 11 परंतु कैमरून के अनुसार उस वक्त उनकी कल्पना को चित्रित करने के लायक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। 12 अवतार में नाहवी की भाषा पर कार्य 2005 की गर्मियों में शुरू हुआ और कैमरून ने कथानक का एक काल्पनिक ब्रह्मांड का विकास 2006 की शुरुआत में शुरू किया। 13 14 फिल्म का अधिकृत बजट $237 मिलियन था। बाकी कार्य मिलाकर इसकी लागत $280 मिलियन से $310 मिलियन निर्माण में व $150 मिलियन प्रचार के लिए लग गई। 15 16 फिल्म का चित्रीकरण बेहद नई व उत्तीर्ण मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके किया गया व इसे आम प्रिंट के साथ 3D में भी रिलीज किया गया। साथ ही इसका 4D प्रिंट दक्षिण कोरिया के कुछ सिनेमा 10 दिसंबर 2009 को हुआ व इसे 16 दिसंबर को विश्व भर में और 18 दिसंबर को अमेरिका व कनाडा में बेहद सकारात्मक समीक्षाओं 18-19 के साथ रिलीज किया गया। यह एक बेहद बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई। 20, 21, 22 फिल्म ने रिलीज के पश्चात कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उत्तरी अमेरिका व विश्व भर की अब तक की सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म बन गई। इसने टाइटैनिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जिसे उसने पिछली 12 वर्षों तक पकड़े रखा था। 23 ये पहली फिल्म है जिसने $2 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। 24 अवतार को 9 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 25 जिनमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल हैं। इसने 3 श्रेणियों में जीत हासिल की जिनमें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन शामिल है। फिल्म की मीडिया पर रिलीज ने कई बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए व सर्वाधिक बिक्री वाली ब्लू रे बन गई। फिल्म की सफलता के बाद कैमरून ने 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ इस श्रेणी के 4 भाग बनाने का समझौता कर लिया। 2154 तक मनुष्यों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को कम किया है, जिससे एक गंभीर ऊर्जा संकट हो रहा है। संसाधन विकास लघु अवधि के लिए RDA एक बहुमूल्य खनिज अनोबेटियम पेंड्रा पर एक घनी जंगली वन्यजीव चंद्रमा अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में विशाल वायुग्रह पोलीफीमस की परिक्रमा करता है। पांड्रा, जिसका वातावरण मनुष्यों के लिए जहरीला है, नावी की 10 फुट लंबा 3.0 मीटर नीली चमड़ी कुशल मानवों का निवास है, जो प्रकृति के अनुरूप रहते हैं और ईव नामक एक माँ की देवी की पूजा करते हैं। पता लगाने के लिए वैज्ञानिक नई मानव संकरों को अवतार कहते हैं, जो आनुवंशिक रूप से मिलान वाले मनुष्यों द्वारा संचालित होते हैं। जैक सुली एक पैरापेलिकिक मैरीन एक के ऑपरेटर के रूप में अपने मृतक एक जैसे जुड़वा भाई को बदल देता है।
अवतार कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर ग्रेस अगस्टाइन जैक को एक अपर्याप्त प्रतिस्थापन मानती है, लेकिन अंगरक्षक के रूप में अपना काम स्वीकार करती है। जैक के अवतार को एक थेनेटर द्वारा हमला किया जाता है और वो जंगल में चले जाते हैं, जहां उन्हें नेत्री, एक महिला नावी द्वारा बचाया जाता है। अनुग्रह और साथ ही वैज्ञानिक डॉक्टर नॉम स्पाइलमैन के अवतारों की रक्षा करते हुए जैक के अवतार पर हमला किया जाता है। एक शुभ संकेत का साक्षी करते हुए वो उसे अपने कबीले में ले जाता है, जहां नेतिरी की मां मोद, कबीले के आध्यात्मिक नेता, अपनी बेटी को जैक को अपने समाज में शुरू करने का आदेश देते हैं। रिच ने जैक का वादा किया कि अगर वह नामी और कबीले के इकट्ठा करने की जगह होमित्री नामक एक विशाल पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी तो कंपनी अपने पैरों को पुनर्स्थापित करेगी। इसके आधार पर इस क्षेत्र में अनोबेटियम की सबसे अमीर जमा जब ग्रेस इसे सीखता है, वो अपने आप को स्थानांतरित करता है। जैक और एक चौकी के लिए नॉम निम्नलिखित 3 महीनों में जैक मूल निवासी के साथ सहानुभूति से बढ़ता है। जैक को जनजाति में शुरू होने के बाद वो और नेयट्री एक दूसरे को मित्र के रूप में चुनते हैं, और जल्द ही बाद में जैक ने एक बुलडोजर को अक्षम करने का प्रयास किया जब वह पवित्र नावी साइट को नष्ट करने की धमकी देते थे। जब क्वाच ब्लेडोजर पर व्यवस्थापक पाकर सेल्फ्रिज के लिए जैक के हमले की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, और दूसरा जिसमें जैक मानते हैं कि नामी कभी भी होम ट्री, सेल्फ्रिज ऑर्डर होम ट्री को नष्ट नहीं कर देगा। ग्रेस के तर्क के बावजूद कि होम ट्री को नष्ट करने से पेंड्रा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, सेल्फ्रिज ने जैक और ग्रेस को 1 घंटा दिया ताकि हमला शुरू करने से पहले नावी को खाली करने के लिए समझा जा सके। नाई को चेतावनी देने की कोशिश करते हुए जैक ने एक जासूस माना और नामी उसे लेकर और ग्रेस कैप्टिव इसे देखकर क्वीचिट के लोगों ने हेमित्री को नष्ट कर दिया। नेतिरी के पिता, कबीले के प्रमुख और कई अन्य लोगों की हत्या मोआ जैक और ग्रेस को मुक्त करता है, लेकिन वे अपने अवतारों से अलग हो जाते हैं और क्वाच की सेनाओं द्वारा कैद कर देते हैं। पायलट ट्रूडी चाकोन क्विच की क्रूरता से घृणा करती है, उन्हें ग्रेस की चौकी पर ले जाती है, लेकिन बचने के दौरान क्वाच ने उन पर आग लगा दी, अनुग्रह मार दिया। नावी के विश्वास को पुनः हासिल करने के लिए जैक अपने दिमाग को टोरुक के साथ जोड़ता है। नाइवी ने एक ड्रैगन की तरह शिकारी को डर और सम्मान दिया। जैक शरणार्थियों को पवित्र पौधों की आत्माओं में ढूंढता है और ग्रेस को भरने के लिए मोआद के साथ विनती करता है। कुरान अपने मानव शरीर से अनुग्रह को अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले वो मर जाती है। के अनुवादक के रूप में काम करने वाले नए प्रमुख हताती द्वारा समर्थित जैक कबीले को एकजुट करने के लिए बोलता है और उन्हें सभी कुलों को आरडीए के खिलाफ लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए कहता है। आसन सभा को देखकर क्वाच ने आत्माओं के वृक्ष के खिलाफ एक पूर्व हड़ताल का आयोजन किया, विश्वास करते हुए कि इसका विनाश मूल निवासी होगा। युद्ध की पूर्व संध्या पर जैक नॉर्वे की ओर से मध्यस्थता करने के लिए वृक्षों के लिए एक तंत्रिका कनेक्शन के माध्यम से इवा को प्रार्थना करता है। अब की लड़ाई के दौरान नामी को असुटे और ट्रूडी सहित भारी मारे गए, लेकिन जब पांडोरन वन्यजीव अप्रत्याशित रूप से हमले में शामिल हो जाते हैं और मनुष्यों को डूबता है तो उन्हें बचाया जाता है, जो नेयट्री जैक की प्रार्थना के लिए इवा के उत्तर के रूप में व्याख्या करते हैं। जैक आत्मा के पेड़ तक पहुंचने से पहले एक अस्थायी बमवर्षक को नष्ट कर देता है।
क्वाड अपने स्वयं के क्षतिग्रस्त विमान से बचकर एएमपी सूट पहनती है और जैक के मानव शरीर वाले अवतार लिंक इकाई को खोलता है, जो इसे पेंड्रा के जहरीले वातावरण में उजागर करती है। क्वाड जैक के अवतार के गले को भुनाने की तैयारी करता है, लेकिन नेयटीरी क्वारिज को मारता है और जैक को घुटन से बचाता है। नॉम, मैक्स, एक और वैज्ञानिक और कुछ अन्य लोगों के अपवादों के साथ सभी मनुष्यों को पेंड्रा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जिसके बाद जैक स्थायी रूप से अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित कर दिया गया। जैक सुली के रूप में एक विकलांग पूर्व मरीन जो अपने जुड़वा भाई की हत्या के बाद अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है। उनकी सेना की पृष्ठभूमि नावी के योद्धाओं से संबंधित है। कैमरून ने युवा कलाकारों का वादा करने के लिए दुनिया भर में खोज के बाद ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को शामिल किया। बजट को रखने के लिए रिश्तेदार अज्ञात को पसंद किया। वर्थिंगटन, जो उस समय अपनी कार में रह रहे थे, अवतार के विकासी शुरुआत में 2 बार का आयोजन किया और उन्होंने संभव सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किया। कैमरून का मानना था कि क्योंकि वर्थिंगटन ने एक भी बड़ी फिल्म नहीं की थी, तो वो एक गुणवत्ता जो वास्तव में असली है चरित्र देगी। कैमरून ने कहा कि उस व्यक्ति की गुणवत्ता है जिसे आप बियर के साथ रखना चाहते हैं, और अंत में वो एक नेता बन जाता है जो विश्व को बदल देता है। माइल्स क्वारिज के रूप खनन संचालन के सुरक्षा विवरण के प्रमुख, अपने सैनिक संहिता के प्रति वफादार। पंडोरा के निवासियों के लिए उनकी गहरी उपेक्षा है जो उनके कार्यों और उनकी भाषा दोनों में स्पष्ट है। लैंग ने कैमरून के एलियंस 1986 में भूमिका के लिए असीमित ऑडिशन किया था, लेकिन निर्देशक ने लैंग को याद किया और उसे अवतार के लिए खोजा। माइकल बीन, जो एलियंस में थे, स्क्रिप्ट पढ़ी और कैमरून के साथ 3D दृश्यों में से कुछ देखा, लेकिन अंत में भूमिका में डाली नहीं गई थी। डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटन के रूप में एक एक्सबायोलॉजिस्ट और अवतार कार्यक्रम के प्रमुख, वह भी सुली के संरक्षक और नाहवी के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के एक अधिवक्ता हैं, जिन्होंने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। ट्रूडी चाकोन के रूप में एक युद्ध पायलट जो अवतार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए निर्दिष्ट है, जो नाहवी के प्रति सहानुभूति है। कैमरून गल्फाइट में उसे देखकर रोड्रिगस के साथ काम करना चाहते थे। भारतीय खनन संचालन के लिए कॉर्पोरेट प्रशासक पाकर सेल्फ्रिज के रूप में, हालांकि वो कंपनी की निचली रेखा को संरक्षित करने के लिए नामी सभ्यता को नष्ट करने के लिए पहले से तैयार हैं, लेकिन वो नाहवी पर हमले को अधिकृत करने और उसकी छवि को दागने के लिए अनिच्छुक है। ऐसा करने से केवल क्वारिज उसे समझाते हैं कि यह आवश्यक है, और हमले मानवीय हो जाएगा। जब हमलों को आधार पर प्रसारित किया जाता है तो सेल्फ्रिज हिंसा पर असुविधा दिखाता है। एक्सोनोथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉम स्पाइलमैन के रूप में, जो अवतार कार्यक्रम के भाग के रूप में पौधे और पशु जीवन का अध्ययन करते हैं, वो पेंड्रा पर उसी समय सुली के रूप में आते हैं और एक अवतार संचालित करते हैं। यद्यपि वो नाहवी के साथ राजनयिक संपर्क का नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहे हैं, ये पता चला है कि जैक के व्यक्तित्व को मूल निवासी सम्मान के लिए अनुकूल है। मैक्स पटेल, जो एक अवतार कार्यक्रम में काम करता है और आरडीए के खिलाफ जैक के विद्रोह को समर्थन देने वाले वैज्ञानिक हैं। तिरी के रूप में ओमा टिकाया की नेता, मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी यह कोई मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह मूवी एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था।
जी हाँ दोस्तों, आइए जाने कि यह डाकू कौन था और कैसे इसने 40 सालों तक इन जंगलों में राज किया। क्या है इसकी कहानी और पुष्पा मूवी कैसे बनी, आइए जाने पुष्पा मूवी की पूरी कहानी। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है वो असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी, दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी। वीरप्पन लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिससे वीरप्पन नहीं जानता था। काफी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके ये पुलिस के हाथों लगा था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका न गवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ, चलिए वो जानते हैं। इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक यह इसने करीब 184 लोगों को मार चुका था। पैसा के लिए ये बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे न देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसीलिए एक उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया और जैसे ही यह न्यूज बड़े बड़े मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और फिर सन 2002 में कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया।
इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान है। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक वीरप्पन को नहीं लगी। वक्त से साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे थे। इसी बीच विजय कुमार को पता चली कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी दूसरों तक पहुंचाता था। वीरप्पन का एक ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा, जिसे गौर से देखने के बाद पता लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वो जल्द ही इसका इलाज कहीं जरूर कराएगा। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वो इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच जो वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे, वो वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी ही उसने अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जिसका एसटीएफ को इंतजार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वो कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वो पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा बादल दोनों उतरकर भाग गए। और जहां पर गाड़ी रोकी वहां पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी पुलिस वाले ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इनमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है और यह सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। विदेश से लौटी रमीसा को ईशाना बेहद पसंद आता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में ईशाना बेहद आक्रामक हो जाता है। जब रमीसा उसे छोड़कर चली जाती है और उसे पता चलता है कि रमीसा ने उसे कभी प्यार नहीं किया बल्कि उसका यूज किया है। ईशाना मसूरी का लोकल डार्लिंग है। वो अपने पिता सौरभ शुक्ला के साथ रहता है, जिसे हर कोई डैडी कहकर ही संबोधित करते हैं। डैडी राजनेता दामोदर नौटियाल कुमुद मिश्रा के करीबी सहयोगी हैं, जो राज्य के लिए चुनाव लड़ रहा है। उनकी लंदन रिटर्न बेटी है रमीसा। रमीसा और ईशाना को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2-3 दिनों की ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगते हैं। दोनों के बीच ऐसे जुनूनी प्यार की शुरुआत होती है कि इसकी खबर दोनों के परिवार तक भी पहुंच जाती है। दोनों परिवारों के बीच बड़ा फासला होने की वजह से रमीसा की शादी किसी दूसरे लड़के से कर दी जाती है और उसे वापस लंदन भेज दिया जाता है। इधर ईशाना सालों साल उसे भुला नहीं पाता है। रमीसा से अपनी दूरी का गुस्सा वो रमीसा के परिवार पर निकालता है, जिन्होंने उन दोनों को अलग किया था। वो रमीसा के प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इस जुनूनी प्यार की दास्तां में एक बड़ा मोड़ आता है और ईशाना के लिए सब कुछ बदल जाता है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जो पाकिस्तान में हुए भारत के रॉ मिशन के बारे में है। रॉ फील्ड ऑपरेटिव अमनदीप सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा,
परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में जांच करने के लिए एक अंडरकवर मिशन पर पाकिस्तान जाते हैं और इस मिशन का नाम मिशन मजनू रखा जाता है। पाकिस्तान में अमनदीप को नसरीन रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है, जो कि अंधी होती है। दोनों की शादी होने बाद वो अपना व्यक्तिगत जीवन संतुलित करते हुए पाकिस्तान की न्यूक्लियर शक्ति का पता लगाता है। देश से बढ़कर अमनदीप के लिए कुछ भी नहीं होता है। क्या वो इस मिशन को पूरा कर पाएगा या पकड़ा जाएगा? यही इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। सामंथा रूथ प्रभु अब यशोदा में फिर से दमदार अंदाज में दिखाई देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फिल्म से एक्ट्रेस का नया लुक भी सामने आ चुका है। फिल्मों की जानी मानी अदाकारा सामंथा रूथ प्रभु अपने लंबे फिल्मी करियर में हर तरह की भूमिका को बखूबी पर्दे पर उतार चुकी हैं। उन्होंने अपने हर किरदार ने दुनिया भर के दर्शकों का खूब दिल जीता है। ऐसे में जहां एक और फैंस उन्हें हमेशा ही पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, वहीं सामंथा को लगातार कई प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स भी मिल रहे हैं। पुष्पा और वेब सीरीज द फैमिली मैन में अपनी अलग अलग अंदाज से दर्शकों के होश उड़ाने के बाद अब सामंथा अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म यशोदा का पोस्टर जारी कर दिया है। सामंथा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वह काफी गंभीर लुक में दिखाई दे रही है। पोस्टर में दिखाई दे रहे लुक में उन्होंने एक सादी टी शर्ट पहनी हुई है, साथ ही वो एक हुडी पहने भी दिख रही है। एक्ट्रेस के चेहरे पर कुछ चोटों के निशान भी दिखाई दे रही हैं। वो महिलाओं की भारी भीड़ के बीच खड़ी है। पोस्टर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने टीजर ड्रॉप की तारीख और समय का खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि टीजर 9 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। निर्देशक जोड़ी हरी हरीश द्वारा निर्देशित यशोदा एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें सामंथा को उन्नी मुकुंदन और वलक्ष्मी सरथकुमार के साथ मुख्य भूमिका में देखा जाएगा। अब फिल्म के पोस्टर ने काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। फिलहाल तो इसके टीजर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सामंथा के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो सामंथा के पास यशोदा के अलावा शाकुंतलम, खुशी और गढ़ सुपरस्टार थलापति विजय काफी लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से पर्सनली ब्रेक ले लिया था। उनकी टीम उनकी प्रोजेक्ट पर अपडेट और पोस्टर पोस्ट करती थी। उनके फैंस विजय को सोशल मीडिया पर उनकी खुद की लिखी पोस्ट देखने के लिए बेताब थे। फॉलोअर्स उनसे सोशल मीडिया पर वापसी की रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। वहीं अब जाकर साउथ सुपरस्टार ने फैंस को रिप्लाई किया है। थलापति ने अपनी अपकमिंग फिल्म वरिजू के ऑडियो लॉन्चिंग के मौके पर सेल्फी वीडियो के साथ ट्विटर पर वापसी की है। पिक्स के साथ देखे एक्टर के प्रति फैंस की दीवानगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ना भूले। थलापति ने सोशल मीडिया पर की वापसी अपकमिंग फिल्म वरिजू के ऑडियो लॉन्च में पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट के दौरान एक्टर ने सेल्फी क्लिक की थी। वहीं वारिसू एक्टर ने ट्विटर पर तस्वीर के बजाय एक सेल्फी वीडियो का ऑप्शन चुना था, जहां वो खचाखच भरे स्टेडियम में अपने लाखों फैंस के साथ रूबरू हुए थे। फैंस के लिए ये सबसे उत्साह की बात थी कि विजय खुद फ्रेम में मौजूद थे। बता दें कि एक्टर लंबे समय से सोशल मीडिया से गायब है। वे केवल अपने प्रोजेक्ट से तस्वीरें और वीडियो ही पोस्ट कर रहे थे। वारिसू इमोशनल स्टोरी पर बेस्ड कमर्शियल फिल्म है। वारिसू में थलापति विजय और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है। इसमें प्रभु, सरथकुमार, श्याम, एसजे सूर्या, प्रकाश राज, श्रीकांत, आनंदराज, संगीता और खुशबू सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। सोनल चौहान इस समय नागार्जुन की फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार है।
फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। इस बार एक्ट्रेस अपनी अगली फिल्म के लिए खास तैयारी भी कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ना भूलें। सोनल चौहान ने अपनी एक्टिंग का जादू हिंदी और साउथ सिनेमा दोनों में ही खूब देखने को मिला। हालांकि उन्हें साउथ फिल्मों में खास तौर पर पसंद किया है। अब एक बार फिर से सोनल साउथ में ही धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्हें जल्द ही सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जाने वाला है। सोनल इस समय नागार्जुन के साथ द घोस्ट टाइटल से बन रही फिल्म को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म से एक्ट्रेस एक इंटरपोल अधिकारी के रूप में दर्शकों को लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में सोनल एक सख्त पुलिस वाली प्रिया की भूमिका में दिखेंगी। इस किरदार में खुद को ढालने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। में एक्शन सीन्स के लिए सोनल को खास ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। इसके अलावा अभिनेत्री स्टंट के लिए अपनी फिटनेस पर भी काम कर रही है। सूत्रों का दावा है कि सोनल को अपनी तैयारी के दौरान चोटें भी आईं। हालांकि इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा रहा है। सोनल की ट्रेनिंग का एक वीडियो अब सामने आया है और प्रशंसकों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर रहा है। देखिए, द घोस्ट अपनी घोषणा के बाद से अब तक की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। सोनल चौहान अपने करियर में पहली बार नागार्जुन के साथ नजर आएंगी और ट्रेलर में दोनों की झलक ने पहले ही प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में बॉबी देओल विलेन का किरदार करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ना भूलें। इंडस्ट्री में काफी समय हो गया है और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनकी कुछ ही फिल्मों को याद किया जाता है। बॉबी देओल अब ज्यादा फिल्मों में नजर भी नहीं आते हैं। उन्होंने डायरेक्टर प्रकाश झा के साथ वेब सीरीज आश्रम की है, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया है। इस वेब सीरीज के 3 सीजन और बॉबी देओल के किरदार निराला बाबा को लोगों ने खूब पसंद किया है। अब खबर आ रही है कि बॉबी देओल ने साउथ इंडस्ट्री की फिल्म को साइन किया है और इसमें एक्टिंग करते नजर आएंगे। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल एक कार से उतरते हुए नजर आते हैं और एक बिल्डिंग में जाते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि बॉबी देओल ने पवन कल्याण की पैन इंडिया फिल्म हरिहारा वीरा मल्लू की कास्ट को ज्वाइन किया है। फिल्म हरिहारा वीरा मल्लू में पवन कल्याण लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी क्रिश के कंधों पर है। ये फिल्म साल 2023 में बताया जा रहा है कि पवन कल्याण की फिल्म हरिहारा वीरा मल्लू में बॉबी देओल विलेन के किरदार में नजर आएंगे। पहले इस रोल को अर्जुन रामपाल को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके पास समय न होने के चलते वो इस रोल नहीं कर पाए। अब फिल्म में बॉबी देओल विलेन औरंगजेब का किरदार निभाएंगे। 2009 में बनी अमेरिकी 5-6 काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका लेखन व निर्देशन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और इसमें सैम वर्थिंगटन, ज़ोई साल्डाना, स्टीफन लैंग, मिशेल रोड्रिगस, जोएल डेविड मूर, जियोवानी रिबिसी व सिगोर्नी वीवर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 22वीं सदी में रची गई है, जब मानव एक बेहद महत्वपूर्ण खनिज अनोब्टेनियम को पांडोरा पर खोद रहे होते हैं, जो एक बड़े गैस वाले ग्रह का रहने लायक चंद्रमा है और अल्फा सेंटारी अंतरिक्ष गगन में स्थित है। 7, 8, 9 इस खनन कॉलोनी का बढ़ना पांडोरा की प्रजातियों व कबीलों के लिए खतरा बन जाता है। पांडोरा की प्रजाति नाहवी, जो मानवों के समान प्रजाति है, इसका विरोध करती है। फिल्म का शीर्षक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित नाहवी शरीरों से जुड़ा है।
जिन्हें मानव अपने मस्तिष्क से नियंत्रित कर सकते हैं ताकि पांडोरा के निवासियों से संवाद साध सके। 1994 में शुरू हुआ जब कैमरून ने 80 पन्नों की कहानी फिल्म के लिए लिखी। 10 इसका चित्रीकरण कैमरून की 1997 की फिल्म टाइटैनिक के पूर्ण होने पर शुरू होना था। वह 1999 में रिलीज किया जाना था। 11 परंतु कैमरून के अनुसार उस वक्त उनकी कल्पना को चित्रित करने के लायक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। 12 अवतार में नाहवी की भाषा पर कार्य 2005 की गर्मियों में शुरू हुआ और कैमरून ने कथानक का वह एक काल्पनिक ब्रह्मांड का विकास 2006 की शुरुआत में शुरू किया। 13-14 फिल्म का अधिकृत बजट $237 मिलियन था। बाकी कार्य मिलाकर इसकी लागत $280 मिलियन से $310 मिलियन निर्माण में व $150 मिलियन प्रचार के लिए लग गई। 15-16 फिल्म का चित्रीकरण बेहद नई व उत्तीर्ण मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके किया गया व इसे आम प्रिंट के साथ 3D में भी रिलीज किया गया। साथ ही इसका 4D प्रिंट दक्षिण कोरिया के कुछ सिनेमा 10 दिसंबर 2009 को हुआ व इसे 16 दिसंबर को विश्व भर में और 18 दिसंबर को अमेरिका व कनाडा में बेहद सकारात्मक समीक्षाओं 18-19 के साथ रिलीज किया गया। यह एक बेहद बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई। 20, 21, 22 फिल्म ने रिलीज के पश्चात कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उत्तरी अमेरिका व विश्व भर की अब तक की सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म बन गई। इसने टाइटैनिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जिसे उसने पिछली 12 वर्षों तक पकड़े रखा था। 23 ये पहली फिल्म है जिसने $2 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। 24 अवतार को 9 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 25 जिनमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल हैं। इसने 3 श्रेणियों में जीत हासिल की जिनमें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन शामिल है। फिल्म की मीडिया पर रिलीज ने कई बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए व सर्वाधिक बिक्री वाली ब्लू रे बन गई। फिल्म की सफलता के बाद कैमरून ने 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ इस श्रेणी के 4 भाग बनाने का समझौता कर लिया। 2154 तक मनुष्यों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को कम किया है, जिससे एक गंभीर ऊर्जा संकट हो रहा है। संसाधन विकास लघु अवधि के लिए RDA एक बहुमूल्य खनिज अनोबेटियम पेंड्रा पर एक घनी जंगली वन्यजीव चंद्रमा अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में विशाल वायुग्रह पोलीफीमस की परिक्रमा करता है। पांडरा जिसका वातावरण मनुष्यों के लिए जहरीला है, नावी की 10 फुट लंबा 3.0 मीटर नीली चमड़ी कुशल मानवों का निवास है जो प्रकृति के अनुरूप रहते हैं और ईव नामक एक माँ की देवी की पूजा करते हैं। पता लगाने के लिए वैज्ञानिक नई मानव संकरों को अवतार कहते हैं जो आनुवंशिक रूप से मिलान वाले मनुष्यों द्वारा संचालित होते हैं। जैक सुली एक पैरापेलिकिक मैरीन एक के ऑपरेटर के रूप में अपने मृतक एक जैसे जुड़वा भाई को बदल देता है। अवतार कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर ग्रेस अगस्टाइन जैक को एक अपर्याप्त प्रतिस्थापन मानती है लेकिन अंगरक्षक के रूप में अपना काम स्वीकार करती है। जैक के अवतार को एक थेनेटर द्वारा हमला किया जाता है और वो जंगल में चले जाते हैं जहां उन्हें नेत्री एक महिला नावी द्वारा बचाया जाता है। अनुग्रह और साथ ही वैज्ञानिक डॉक्टर नॉम स्पाइलमैन के अवतारों की रक्षा करते हुए जैक के अवतार पर हमला किया जाता है। एक शुभ संकेत का साक्षी करते हुए वो उसे अपने कबीले में ले जाता है जहां नेतिरी की मां मोद कबीले के आध्यात्मिक नेता अपनी बेटी को जैक को अपने समाज में शुरू करने का आदेश देते हैं। रिच ने जैक का वादा किया कि अगर वह नामी और कबीले के इकट्ठा करने की जगह
होमित्री नामक एक विशाल पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी तो कंपनी अपने पैरों को पुनर्स्थापित करेगी। इसके आधार पर इस क्षेत्र में अनोबेटियम की सबसे अमीर जमा जब ग्रेस इसे सीखता है, वो अपने आप को स्थानांतरित करता है। जैक और एक चौकी के लिए नॉम निम्नलिखित 3 महीनों में जैक मूल निवासी के साथ सहानुभूति से बढ़ता है। जैक को जनजाति में शुरू होने के बाद वो और नेयट्री एक दूसरे को मित्र के रूप में चुनते हैं और जल्द ही बाद में जैक ने एक बुलडोजर को अक्षम करने का प्रयास किया जब वह पवित्र नावी साइट को नष्ट करने की धमकी देते थे। जब क्वाच ब्लेडोजर पर व्यवस्थापक पाकर सेल्फ्रिज के लिए जैक के हमले की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है और दूसरा जिसमें जैक मानते हैं कि नामी कभी भी होम ट्री सेल्फ्रिज ऑर्डर होम ट्री को नष्ट नहीं कर देगा। ग्रेस के तर्क के बावजूद कि होम ट्री को नष्ट करने से पेंड्रा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, सेल्फ्रिज ने जैक और ग्रेस को 1 घंटा दिया ताकि हमला शुरू करने से पहले नावी को खाली करने के लिए समझा जा सके। नाई को चेतावनी देने की कोशिश करते हुए जैक ने एक जासूस माना और नामी उसे लेकर और ग्रेस कैप्टिव इसे देखकर क्वीचिट के लोगों ने हेमित्री को नष्ट कर दिया। नेतेरी के पिता, कबीले के प्रमुख और कई अन्य लोगों की हत्या मोआ जैक और ग्रेस को मुक्त करता है, लेकिन वे अपने अवतारों से अलग हो जाते हैं और क्वाच की सेनाओं द्वारा कैद कर देते हैं। पायलट ट्रूडी चाकोन क्विच की क्रूरता से घृणा करती है, उन्हें ग्रेस की चौकी पर ले जाती है, लेकिन बचने के दौरान क्वाच ने उन पर आग लगा दी, अनुग्रह मार दिया। नावी के विश्वास को पुनः हासिल करने के लिए जैक अपने दिमाग को टोरुक के साथ जोड़ता है। नाइवी ने एक ड्रैगन की तरह शिकारी को डर और सम्मान दिया। जैक शरणार्थियों को पवित्र पौधों की आत्माओं में ढूंढता है और ग्रेस को भरने के लिए मोआत के साथ विनती करता है। कुरान अपने मानव शरीर से अनुग्रह को अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले वो मर जाती है। के अनुवादक के रूप में काम करने वाले नए प्रमुख हताती द्वारा समर्थित जैक कबीले को एकजुट करने के लिए बोलता है और उन्हें सभी कुलों को आरडीए के खिलाफ लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए कहता है। आसन सभा को देखकर क्वाच ने आत्माओं के वृक्ष के खिलाफ एक पूर्व हड़ताल का आयोजन किया, विश्वास करते हुए कि इसका विनाश मूल निवासी होगा। युद्ध की पूर्व संध्या पर जैक नॉर्वे की ओर से मध्यस्थता करने के लिए वृक्षों के लिए एक तंत्रिका कनेक्शन के माध्यम से इवा को प्रार्थना करता है। रात की लड़ाई के दौरान नामी को असुटे और ट्रूडी सहित भारी मारे गए, लेकिन जब पांडोरन वन्यजीव अप्रत्याशित रूप से हमले में शामिल हो जाते हैं और मनुष्यों को डूबता है तो उन्हें बचाया जाता है, जो नेयट्री जैक की प्रार्थना के लिए इवा के उत्तर के रूप में व्याख्या करते हैं। जैक आत्मा के पेड़ तक पहुंचने से पहले एक अस्थायी बमवर्षक को नष्ट कर देता है। क्वाड अपने स्वयं के क्षतिग्रस्त विमान से बचकर एएमपी सूट पहनती है और जैक के मानव शरीर वाले अवतार लिंक इकाई को खोलता है, जो इसे पेंड्रा के जहरीले वातावरण में उजागर करती है। क्वाड जैक के अवतार के गले को भुनाने की तैयारी करता है, लेकिन नेयटीरी क्वारिज को मारता है और जैक को घुटन से बचाता है। नोम, मैक्स, एक और वैज्ञानिक और कुछ अन्य लोगों के अपवादों के साथ सभी मनुष्यों को पेंड्रा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जिसके बाद जैक स्थायी रूप से अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित कर दिया गया। जैक सुली के रूप में एक विकलांग पूर्व मरीन जो अपने जुड़वा भाई की हत्या के बाद अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है। उनकी सेना की पृष्ठभूमि नावी के योद्धाओं से संबंधित है।
कैमरून ने युवा कलाकारों का वादा करने के लिए दुनिया भर में खोज के बाद ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को शामिल किया। बजट को रखने के लिए रिश्तेदार अज्ञात को पसंद किया। वर्थिंगटन, जो उस समय अपनी कार में रह रहे थे, अवतार के विकासी शुरुआत में 2 बार का आयोजन किया और उन्होंने संभव सीक्वल के लिए हस्ताक्षर किया। कैमरून का मानना था कि क्योंकि वर्थिंगटन ने एक भी बड़ी फिल्म नहीं की थी, तो वो एक गुणवत्ता जो वास्तव में असली है चरित्र देगी। कैमरून ने कहा कि उस व्यक्ति की गुणवत्ता है जिसे आप बियर के साथ रखना चाहते हैं, और अंत में वो एक नेता बन जाता है जो विश्व को बदल देता है। कर्नल माइल्स क्वारेज के रूप खनन संचालन के सुरक्षा विवरण के प्रमुख, अपने सैनिक संहिता के प्रति वफादार। पंडोरा के निवासियों के लिए उनकी गहरी उपेक्षा है जो उनके कार्यों और उनकी भाषा दोनों में स्पष्ट है। लैंग ने कैमरून के एलियंस 1986 में भूमिका के लिए असीमित ऑडिशन किया था, लेकिन निर्देशक ने लैंग को याद किया और उसे अवतार के लिए खोजा। माइकल बीन, जो एलियंस में थे, स्क्रिप्ट पढ़ी और कैमरून के साथ 3D दृश्यों में से कुछ देखा, लेकिन अंत में भूमिका में डाली नहीं गई थी। डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टन के रूप में एक एक्सबायोलॉजिस्ट और अवतार कार्यक्रम के प्रमुख, वह भी सुली के संरक्षक और नाहवी के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के एक अधिवक्ता हैं, जिन्होंने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। ट्रूडी चाकोन के रूप में एक युद्ध पायलट जो अवतार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए निर्दिष्ट है, जो नाहवी के प्रति सहानुभूति है। कैमरून गल्फाइट में उसे देखकर रोड्रिगस के साथ काम करना चाहते थे। भारतीय खनन संचालन के लिए कॉर्पोरेट प्रशासक पाकर सेल्फ्रिज के रूप में, हालांकि वो कंपनी की निचली रेखा को संरक्षित करने के लिए नामी सभ्यता को नष्ट करने के लिए पहले से तैयार हैं, लेकिन वो नाहवी पर हमले को अधिकृत करने और उसकी छवि को दागने के लिए अनिच्छुक है। ऐसा करने से केवल क्वारेज उसे समझाते हैं कि यह आवश्यक है, और हमले मानवीय हो जाएगा। जब हमलों को आधार पर प्रसारित किया जाता है, तो सेल्फ्रिज हिंसा पर असुविधा दिखाता है। एक्सोनोथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉम स्पाइलमैन के रूप में, जो अवतार कार्यक्रम के भाग के रूप में पौधे और पशु जीवन का अध्ययन करते हैं, वो पैंड्रा पर उसी समय सुली के रूप में आते हैं और एक अवतार संचालित करते हैं। यद्यपि वो नाहवी के साथ राजनयिक संपर्क का नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहे हैं, ये पता चला है कि जैक के व्यक्तित्व को मूल निवासी सम्मान के लिए अनुकूल है। डॉक्टर मैक्स पटेल, जो एक अवतार कार्यक्रम में काम करता है और आरडीए के खिलाफ जैक के विद्रोह को समर्थन देने वाले वैज्ञानिक हैं। तिरी के रूप में ओमा टिकाया की नेता, मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी, यह कोई मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह मूवी एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। जी हाँ दोस्तों, आइए जाने कि यह डाकू कौन था और कैसे इसने 40 सालों तक इन जंगलों में राज किया। क्या है इसकी कहानी और पुष्पा मूवी कैसे बनी, आइए जाने पुष्पा मूवी की पूरी कहानी। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है, वो असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है, जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी, दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी। वीरप्पन लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिससे वीरप्पन नहीं जानता था।
काफी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके ये पुलिस के हाथों लगा था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका न गवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ, चलिए वो जानते हैं। इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक यह इसने करीब 184 लोगों को मार चुका था। पैसा के लिए ये बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे न देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसीलिए एक उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया और जैसे ही यह न्यूज बड़े बड़े मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और फिर सन 2002 में कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान है। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक वीरप्पन को नहीं लगी। वक्त से साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे थे। इसी बीच विजय कुमार को पता चली कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी दूसरों तक पहुंचाता था।
वीरप्पन का एक ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा जिसे गौर से देखने के बाद पता लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वो जल्द ही इसका इलाज कहीं जरूर कराएगा। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वो इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच जो वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे वो वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी ही उसने अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जिसका एसटीएफ को इंतजार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वो कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वो पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा बादल दोनों उतरकर भाग गए। और जहां पर गाड़ी रोकी वहां पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी पुलिस वाले ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इनमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है और यह सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। सामंथा रूथ प्रभु अब यशोदा में फिर से दमदार अंदाज में दिखाई देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फिल्म से एक्ट्रेस का नया लुक भी सामने आ चुका है। फिल्मों की जानी मानी अदाकारा सामंथा रूथ प्रभु अपने लंबे फिल्मी करियर में हर तरह की भूमिका को बखूबी पर्दे पर उतार चुकी हैं। उन्होंने अपने हर किरदार ने दुनिया भर के दर्शकों का खूब दिल जीता है। ऐसे में जहां एक और फैंस उन्हें हमेशा ही पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, वहीं सामंथा को लगातार कई प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स भी मिल रहे हैं। पुष्पा और वेब सीरीज द फैमिली मैन में अपनी अलग अलग अंदाज से दर्शकों के होश उड़ाने के बाद अब सामंथा अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म यशोदा का पोस्टर जारी कर दिया है। सामंथा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वह काफी गंभीर लुक में दिखाई दे रही है। पोस्टर में दिखाई दे रहे लुक में उन्होंने एक सादी टी शर्ट पहनी हुई है, साथ ही वह एक हुडी पहने भी दिख रही है। एक्ट्रेस के चेहरे पर कुछ चोटों के निशान भी दिखाई दे रही हैं। वो महिलाओं की भारी भीड़ के बीच खड़ी है। पोस्टर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने टीजर ड्रॉप की तारीख और समय का खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि टीजर 9 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। निर्देशक जोड़ी हरी हरीश द्वारा निर्देशित यशोदा एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें सामंथा को उन्नी मुकुंदन और वरलक्ष्मी सरथकुमार के साथ मुख्य भूमिका में देखा जाएगा। अब फिल्म के पोस्टर ने काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। फिलहाल तो इसके टीजर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सामंथा के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो सामंथा के पास यशोदा के अलावा शाकुंतलम, खुशी और गर्ल